नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पोर्शन है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। और पहली बार इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो लाइक करना ही है आपको। तो क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली आरसीएफ सेफरोला हैज हर्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। अभी रिसेंटली एक जो टर्म है आरसीएफ सेफरोला, ये न्यूज में था, और किस वजह से न्यूज में था ये आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है हैंड क्लीनिंग आइसोएस प्रोपिल अल्कोहल बेस्ड जेल, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक जेल है जिससे हाथ वगैरह की सफाई की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है अ मिलिट्री टैक्टिक्स टू कीप इंडियन बॉर्डर सेफ फ्रॉम चाइना। अभी चाइना और इंडिया के साथ जो एग्रेशन शो हुआ था JNK और लद्दाख वाला रीजन है, उस रीजन में, तो उसे डील करने के लिए, यानी कि चाइना से अपनी बॉर्डर को शेप करने के लिए ये आरसीएफ सेफरोला एक मिलिट्री टैक्टिक्स है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है अ सेफ एंड इफेक्टिव टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19। अभी जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो ये पेंडेमिक घिरी हुई है पूरे दुनिया में कोविड-19, इससे डील करने के लिए ये एक तरह से आप कह सकते हो एक टेस्टिंग किट है, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे कोविड-19 के केसेस को मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है अ न्यू एडिबल ऑयल वैरायटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सनफ्लावर। सनफ्लावर से एक एडिबल ऑयल यानी खाने वाला तेल निकालने का एक किस्म है, जो ये बोला जा रहा है आरसीएफ सेफरोला नाम से है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, और ये है ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ, ए का मतलब यहां पे ये होगा कि भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि अभी आपको मालूम है कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बार बार आप न्यूज में भी और बार बार भी आपको कई जगह ये इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि भाई हमें हाथों की सफाई करनी है, हाथों को साफ रखना है। तो हाथ को साफ करने के लिए, यानी कि हैंड क्लीनिंग के लिए, ये एक आइसोएफ पैराफोला एक अल्कोहल बेस्ड एक जेल है, जिससे कि हाथ को क्लीन किया जा सकता है, और जो भी वायरस वगैरह जो कोरोना से रिलेटेड है वो हम इन्फेक्ट ना हो, इसलिए ये बनाया गया। और इसे बनाया गया है हमारी कंट्री में जो मिनी रत्ना कंपनी है, उसने इसे बनाया हुआ है, और जो कि स्क्रीन फ्रेंडली भी है, यानी कि बाकी जो मतलब हाथ को साफ करने वाले जेल वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है या सैनिटाइजर वगैरह है, तो ये प्रॉब्लम सुनी जा रही है कि उनमें स्किन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए हमारी कंट्री की जो मिनी रत्ना कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में आरसीएफ भी बोला जाता है, ये आरसीएफ ने इसे डेवलप किया है, इसे बनाया एक जेल है सेफरोला, जिससे कि हाथ को साफ किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो सकता है इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि भी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है 2020 में, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में काफी सालों के बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली जो भी हमारी कंट्री में आई है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इससे पहले जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी कंट्री में, उसके चेयरमैन कौन थे। जैसे अभी रिसेंटली 2019 और 2020 में जो ये ड्राफ्ट आया था, बिल जो भी पास हो गया है 2020 में जो पास हुआ है, इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, ये इसके चेयरमैन है। और इन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, इस पॉलिसी को बनाया है, और फिर बाद में पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर है, पॉलिटिकल प्रोसीजर है, उससे ये पास हुआ है। इससे पहले 1986 में, इससे पहले हमारी कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे आचार्य रामामूर्ति थे, और उन्होंने 1986 में ये एजुकेशन पॉलिसी को पूरा ड्राफ्ट किया था, और किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इसके बारे में अपनी कमेटी की एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जो बाद में बिल में कन्वर्ट हुई थी। अब बिल के बाद ये लॉ बन गया था हमारी कंट्री के अंदर। उसके बाद उससे जो पहले 1968 में एक दौलत सिंह कोठारी की एक कमीशन बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, जिनके हेड में हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आया था।
ठीक है। और उससे पहले जो हमारी, ये बोल सकते हो हमारी कंट्री की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो 1952 में आई थी, और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और आप लोगों ने काफी ये इनके बारे में सुना भी होगा कि कोठारी कमीशन, काफी फेमस था कोठारी कमीशन। और ये कोठारी कमीशन इसलिए फेमस था क्योंकि दौलत सिंह कोठारी ने काफी सारी रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इस वजह से वो काफी फेमस थे। और ये मुदालियर कमीशन भी, ये भी दोनों काफी न्यूज में और काफी मोस्ट पॉपुलर एजुकेशन फील्ड में ये दोनों कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसके चेयरमैन कौन थे जब ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी। अब रिसेंटली जो आई है वो के कस्तूरी रंजन के द्वारा ये बनाई गई है। अच्छा, के कस्तूरी रंजन जी हैं, ये इसरो के फॉर्मर हेड थे, इस वजह से इनको ये काम दिया गया था और इनको काफी समझ है एजुकेशन सिस्टम की, इस वजह से इनको चेयरमैन बनाया गया था। अच्छा, इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे स्कूली सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का क्या सेटअप हमारी कंट्री में होना चाहिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, जिसकी जो चेयरमैनशिप जो प्रोवाइड की गई थी वो प्रोवाइड की गई थी हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको बनाया गया, जिन्होंने 1948 में अपने रिकमेंडेशन प्रेजेंट किए थे कि भाई हमें किस टाइप का हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी पर इनकी रिकमेंडेशन थी, जिसके अंदर ये यूजीसी वगैरह, ये यूजीसी और जितने भी एजुकेशन सिस्टम का सेटअप हमारी कंट्री में होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन फील्ड में, अगर कोई आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो वहां आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भी ये चेयरमैनशिप कौन से एजुकेशन पॉलिसी में किसके पास चेयरमैनशिप थी और किन्होंने इसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विद रेफरेंस टू द फास्टैग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फास्टैग क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वन बाय वन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद रीलोडेबल टैग फीचर फॉर ऑटोमेटिक रिडक्शन ऑफ टोल टैक्स, यानी टोल टैक्स कनेक्ट करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे फास्टैग बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट यूज द रेडियो वेव, ये क्या करता है, रेडियो वेव यूज करता है टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द टैग। जो भी टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रेडियो वेव की हेल्प से इसमें से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, ये फास्टैग। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट नीड टू बी विद इन द डायरेक्ट लाइन और द साइड ऑफ द रीडर टू बी ट्रेस्ड। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक लाइन के अंदर होना चाहिए जिससे वो ट्रेस हो, मतलब आगे पीछे अगर स्लांट वाइज भी होगा, अगर गाड़ी एकदम सीधी भी ना हो तब भी इसे ट्रेस कर सकती है, इसे रीड कर सकती है, ये बताया जा रहा है स्टेटमेंट थर्ड में। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर का मतलब है कि आपको ये चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके बाद ये आप आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसे 2017 में हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका नाम फास्टैग रखा गया है। फास्टैग यानी कि जो ऐसा टैग है जो फास्ट काम करता है, कुछ इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो कैश कलेक्शन में जो देरी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम हो जाती थी उसको डील करने के लिए, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए फास्टैग हमारी कंट्री में लाया गया है। और इसे जो मॉनिटर किया जाता है या इसे काम किसके ज्यादा इसे ऑपरेशनल किया जाता है, वो किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में NHAI बोल सकते हो। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो हमारी कंट्री के अंदर है मिनिस्ट्री, उसके अंदर ये आता है। और जैसा कि आपको स्टेटमेंट में ही मेंशन था, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि भी सारी इंफॉर्मेशन जो भी व्हीकल चला रहा है, ड्राइवर की और गाड़ी की डिटेल जो है तो उस टैग के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके हिसाब से ही फिर वो टैग से ही पैसे को, मनी को कलेक्ट कर लेता है। आप ये बोल सकते हैं, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिस प्रकार इसके अंदर आपकी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो चलिए पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ECI भी बोला जाता है, कैन पोस्टपोन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली इन द केस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी। यानी कि जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी इलेक्शन को जो पोस्टपोन कर सकती है, आगे शिफ्ट कर सकती है, सिर्फ इस कंडीशन में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, अदरवाइज और किसी कंडीशन में इलेक्शन को आगे पीछे शिफ्ट नहीं करेगी। ओनली लिख दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है वो ये, इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए कि 5 ईयर टर्म है इलेक्शन एक गवर्नमेंट को कंप्लीट करने का, उससे पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, जो भी मेजोरिटी में जो पार्टी हो अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, तो उसके रिगार्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन। आई होप आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली legislative assembly, the ECI has to conduct the election within the 6 month of the dissolution। यानी कि जब भी अगर कोई गवर्नमेंट अपने टाइम पीरियड को पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी लूज कर देती है, तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन करवाना एक मैंडेटरी हो जाता है उसके लिए। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली बी जो स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन जो आपके पास ओनली 2 वाला जो है ये करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपसे ये बोला गया था कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज जो होगी सिर्फ उसमें ही इलेक्शन को शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसे डिपेंड करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अगर खराब है, अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इस टाइम इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज की बात नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज के अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक नहीं है, दंगे हो रहे हैं, तो वो अपने इलेक्शन को शिफ्ट कर सकता है। 1 साल मैक्सिमम 1 साल तक के लिए वो शिफ्ट कर सकता है, कि भी कभी भी आगे पीछे करवा सकता है। इसके अलावा अगर तब भी लगता है कि फिर भी अभी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो वो 6 मंथ पीरियड के लिए उसके आगे भी इसे शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि ये जो आपको बोला गया था कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि कोई भूकंप वगैरह आ गया, अर्थक्वेक टाइप का कोई चीज आ गई, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, उस कंडीशन में शिफ्ट करेगा नहीं। उसके अलावा और भी दूसरी कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन भी हो जाती है, तो उसके अंदर भी इस चीज को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नेचुरल कैलेमिटी, जिसमें अर्थक्वेक और फ्लड जैसी कंडीशन हो, इन सारी चीजों के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये फुली राइट है कि वो इलेक्शन को आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 172 के पार्ट 2 के अंदर ये बात मेंशन की गई है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है और किस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर सकता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसके अंदर ये बोला गया कि जब भी कोई डिसॉल्व हो जाएगी तो उसे विद इन 6 मंथ उसे इलेक्शन कंडक्ट कराना जरूरी हो जाता है, और जिसे 1 ईयर तक आप पोस्टपोन भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भी जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के बारे में अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, और आपको ये बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है इट इज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जब हमारी कंट्री के अंदर आया था उसके तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड which will connect the database of security agency and the economic institution। यानी कि ये एक तरह से इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ जोड़ करके इंटेलिजेंस एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कई सारे इंस्टीट्यूशन को जोड़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करने की इसके पास फुली पावर है। वो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारी कंट्री के अंदर है उनको जोड़ करके ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए। ये स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वर्क्स अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि इसका जो पूरा काम होता है नेट ग्रिड का, ये पूरा काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय जो हमारी कंट्री के अंदर है वो इसको डील करती है नेट ग्रिड को टोटली, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी का मतलब ये हुआ कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे आपको ये बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेट ग्रिड को स्टैब्लिश किया गया है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप सबको मालूम ही होगा 2008 में हमारी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, और उस अटैक के बाद गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि भाई हमारी कंट्री में नेट ग्रिड जैसी एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो कि इस तरह की जो सडन कोई अटैक आउटसाइड से कुछ हमारी कंट्री को हार्मफुल अटैक जो हो जाता है, इसको डील करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आपको इससे ये भी पता होगा कि इससे पहले 2003 के आसपास, 2001 या 3 के आसपास, मतलब इससे पहले पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या जिसे नेट ग्रिड आप बोल सकते हो, इसे 2009 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला गया था कि इसका जो एम होता है वो ये इंटीग्रेटेड होकर के काम करना है, यानी कि सबको मिलाकर के काम करना है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि भाई ये क्या करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के डाटा को मतलब किसी को ट्रेस करना है, तो भाई सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हेल्प ले सकती है, जिसके अंदर किसी भी बैंक की डिटेल निकाली जा सकती है, इंश्योरेंस कंपनी की, रेलवे की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, को ट्रांजेक्शन आपने की है इनकम टैक्स से रिलेटेड, यानी कि किसी भी तरह की आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग निकलवा सकते हैं। ये इनको पावर दी गई है। और हाँ, लास्ट में जो आपको थर्ड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी और सेकंड के साथ थर्ड स्टेटमेंट भी, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो इसका जो स्टैब्लिश किया गया 2009 में किया गया था, और मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था हमारी कंट्री में, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्टैब्लिश की गई थी हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपने सुना होगा कि किसी एक कंट्री ने ये लॉन्ग मार्च 5B एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जब आप ये समझ लेंगे किस कंट्री के द्वारा ये प्रोग्राम, ये स्पेस प्रोग्राम काम किया गया, तो फिर आपके लिए आंसर देना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी मिशन से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये मार्स मिशन जो है उससे एसोसिएटेड है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग है, यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट जो होते हैं वो उसका प्रोग्राम में से, इनमें से एक ये है लॉन्ग मार्च 5B। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि स्टैब्लिशिंग परमानेंट स्पेस स्टेशन, स्पेस में एक परमानेंट स्टेशन को स्टैब्लिश करने के लिए इसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को इसके साथ जोड़ा गया है, ये आप बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ये जो टर्म है लॉन्ग मार्च 5B, ये एसोसिएटेड है चाइना का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जो चाइना ने स्पेस में अपना खुद का स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कि भी ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट रखा गया था, जो कि चाइना का एक मिशन है, जो कि चाइना क्या करना चाह रही है, स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाह रही है मून के लिए। तो उसके लिए एक अपना खुद का, मतलब ये एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको अलग छोड़ करके, मतलब वो उससे बिना जुड़े अपने लिए खुद का एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करने के लिए चाइना ने इसे लॉन्च किया गया, और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है चाइना का ये प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हो गया स्टैब्लिश परमानेंट स्पेस स्टेशन, यानी कि स्पेस में एक स्टेशन डेवलप करने के लिए चाइना ने ये रॉकेट लॉन्च किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया सी। अब आपको ये बताना है कि भाई आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही किए। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा जो मैंने आपके लिए
जो एजुकेशन पॉलिसी आपको बताई कि भी ये पॉलिसी में ये चेयरमैन है, तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? जैसे अभी 2019-20, जैसे अभी ये 19 का ड्राफ्ट था, 2020 में ये पास हुआ, एक मिनट, हाँ 2020 में जो पास हुआ, तो इस टाइम पोखरियाल साहब हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उसी तरह बाकी जितने भी हैं, जैसे मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भी जितने भी, यानी कि 2020 तो हो गया आपके पास, ये 1986 के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, 1968 के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, और 1952 के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिएगा और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने कम से कम 2 फ्रेंड में शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। ठीक है, इतना अगर मेरे लिए कर सकते हैं, इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।